नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया और आप देख रहे हैं संसद टीवी। अगर आपसे पूछा जाए कि खुशी क्या है तो शायद आप कहेंगे कि खुशी वो चीज़ है जिसके आपकी अंतरात्मा तृप्त हो, आपको सब कुछ अच्छा लगे, अंदर से खुशी महसूस होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम अपनी खुशियाँ बाहर ढूंढते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ही ऐसा है। खुशी दरअसल आपके अंदर छिपी है। ज़रूरत है तो बस उसे महसूस करने की, और खुशी मिलती है आपके अपने विचारों से, आपकी अपने थॉट से। जैसे विचार होंगे, जैसे जिस चीज़ को आप उस नज़रिए से देखेंगे कि खुशी मिल रही है, तो खुशी खुद ब खुद चलकर आएगी। तो खुशी को कहीं बाहर नहीं, अपने अंदर ताकिए, उसे ढूंढिए, वो मिल जाएगी। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। अठारहवीं लोकसभा के पहले सत्र की हुई शुरुआत। नवनिर्वाचित सांसदों ने हिंदी, संस्कृत, असमिया, मैथिली सहित अलग अलग भाषाओं में ली शपथ। राज्यसभा में सदन के नेता बने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। $140 करोड़ भारतीयों के जीवन को बेहतर बनाना सरकार का मकसद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताई एनडीए सरकार की प्रतिबद्धता। कहा, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी लागू होने के बाद घरेलू उपयोग का सामान हुआ सस्ता। जमाखोरी रोकने के लिए सरकार का सख्त कदम। थोक और खुदरा व्यापारियों पर गेहूं के भंडारण के लिए सीमा की गई निर्धारित। जनवरी मार्च तिमाही में सरप्लस रहा देश का चालू खाता। सकल घरेलू उत्पाद रहा 0.6%। देश की शुद्ध सेवा प्राप्तियां $42.7 अरब। नेट आउटफ्लो 12.6 से बढ़कर पहुंचा 14 के पार। विदेशी मुद्रा भंडार में भी हुआ $63.7 अरब का इजाफा। और टीम इंडिया ने अपने आखिरी सुपर 8 मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को 24 रन से हराया। जीत के साथ ही टीम इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जगह बनाई। टीम 5वीं बार T20 विश्व कप के टॉप 4 में पहुंची। और आइए खबरों को विस्तार से जानें। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र की शुरुआत हो चुकी है। सत्र की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री ने संसद भवन के बाहर मीडिया को संबोधित किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लक्ष्य को साकार करने के लिए 18वीं लोकसभा शुरू हो रही है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर बल दिया कि विश्व के सबसे बड़े चुनाव का भव्य आयोजन 140 करोड़ नागरिकों के लिए गर्व की बात है। गठन भारत के सामान्य मानवीय के संकल्पों की पूर्ति का है। नए उमंग, नए उत्साह के साथ नई गति, नई ऊंचाई प्राप्त करने के लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर है। श्रेष्ठ भारत निर्माण का, विकसित भारत 2047 तक का लक्ष्य, ये सारे सपने लेकर के, ये सारे संकल्प लेकर के आज 18वीं लोकसभा का प्रारंभ हो रहा है। विश्व का सबसे बड़ा चुनाव बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही गौरवमय तरीके से संपन्न होना, ये हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। 140 करोड़ देशवासियों के लिए गर्व की बात है। करीब 65 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं ने मतदान में हिस्सा लिया। यह चुनाव इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण बन गया है कि आजादी के बाद दूसरी बार
किसी सरकार को लगातार तीसरी बार सेवा करने के लिए देश की जनता ने अवसर दिया है और ये अवसर 60 साल के बाद आया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी गौरवपूर्ण घटना है। साथियों, जब देश की जनता ने तीसरे कार्यकाल के लिए भी एक सरकार को पसंद किया है, मतलब उसकी नीयत पर मोहर लगाई है, उसकी नीतियों पर मोहर लगाई है, जनता जनार्दन के प्रति उसके समर्पण भाव को मोहर लगाई है। और मैं इसके लिए देशवासियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। गत 10 वर्ष में जिस परंपरा को हमने प्रस्थापित करने का निरंतर प्रयास किया है, क्योंकि हम मानते हैं कि सरकार चलाने के लिए बहुमत होता है, लेकिन देश चलाने के लिए सहमति बहुत जरूरी होती है। और इसलिए हमारा निरंतर प्रयास रहेगा कि हर किसी की सहमति के साथ, हर किसी को साथ लेकर के मां भारती की सेवा करें, 140 करोड़ देशवासियों की आशा आकांक्षाओं को परिपूर्ण करें। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू हो चुका है। सत्र के पहले दिन का आगाज नवनिर्वाचित सांसदों के शपथ के साथ हुआ। इस शपथ ग्रहण समारोह में भारतीय संस्कृति के विभिन्न रंग और भाषा की विविधता दिखाई दी। चुने हुए सांसदों में से किसी सांसद ने हिंदी में शपथ ली तो किसी ने संस्कृत में, किसी ने असमिया, मैथिली, उड़िया, अलग अलग भाषाओं में सांसदों ने शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जय श्री राम के नारों के बीच हिंदी में शपथ ली। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी, दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हिंदी भाषा में शपथ ली। नई दिल्ली लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने संस्कृत में शपथ ली। ओडिशा के संभलपुर से सांसद और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उड़िया में शपथ ली। केंद्रीय राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने बंगाली भाषा में शपथ ली। जम्मू कश्मीर की उधमपुर लोकसभा सीट से सांसद और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने डोगरी भाषा में शपथ ली। वहीं केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, असमिया और केंद्रीय मंत्री राममोहन नायडू ने तेलुगु भाषा में शपथ ली। पुणे से सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने मराठी भाषा में शपथ ली। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा राज्यसभा में सदन के नेता होंगे। वो राज्यसभा में पीयूष गोयल की जगह लेंगे। हाल में ही संपन्न लोकसभा चुनाव में पीयूष गोयल महाराष्ट्र से निर्वाचित हुए हैं। पीयूष गोयल ने लोकसभा सदस्य के तौर पर शपथ ली है। आपको बता दें कि जेपी नड्डा उन 41 उम्मीदवारों में शामिल थे जिन्हें इस साल फरवरी में उच्च सदन के लिए निर्विरोध चुना गया। नड्डा के पास केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और उर्वरक, साथ ही रसायन मंत्रालय का जिम्मा है। भाजपा अध्यक्ष के रूप में नड्डा का कार्यकाल जनवरी 2024 में खत्म हो रहा था। उन्हें आम चुनाव के चलते 6 महीने का विस्तार दिया गया था। उनका कार्यकाल जून में समाप्त हो रहा है। जेपी नड्डा ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि ABVP से अपने सियासी सफर की शुरुआत की थी। वो 1991 में भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष बने। और आज 18वीं लोकसभा के पहले सत्र का दूसरा दिन है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लोकसभा स्पीकर के उम्मीदवार का प्रस्ताव रखेंगे। इसके लिए आज दिन में 12 बजे तक नाम देना है। लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए चुनाव बुधवार को होगा और प्रधानमंत्री इसके तुरंत बाद सदन में अपने मंत्री परिषद का परिचय कराएंगे। राष्ट्रपति 27 जून को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करने वाली हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस 28 जून को शुरू होगी। प्रधानमंत्री 2 या 3 जून को बहस का जवाब देंगे। और आज राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ राज्यसभा की नवनिर्वाचित सदस्य सुनेत्रा अजित पवार को शपथ दिलवाएंगे। आपको बता दें कि प्रफुल्ल पटेल के इस्तीफे के बाद खाली हुई राज्यसभा की सीट पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार एनसीपी से निर्विरोध चुनी गई। शपथ ग्रहण आज दोपहर 12 बजे संसद भवन के प्रथम तल पर संगोष्ठी कक्ष में होगा। सुनेत्रा पवार की शपथ का सीधा प्रसारण आप संसद टीवी पर देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एनडीए सरकार के लिए सुधार 140 करोड़ भारतीयों के जीवन को बेहतर बनाने का एक साधन है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी लागू होने के बाद घरेलू उपयोग का सामान काफी सस्ता हो गया है। उन्होंने कहा कि इससे गरीबों और आम आदमी को काफी मदद मिली है, उनकी बचत हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार लोगों के जीवन में बदलाव लाने के लिए सुधारों की इस यात्रा को जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध है। और अब खाद्य पदार्थों की जमाखोरी पर रोक और महंगाई पर नियंत्रण के लिए प्रभावी उपायों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए केंद्र सरकार ने दाल के बाद गेहूं पर भी स्टॉक की सीमा तय कर दी है। यह आदेश सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में तत्काल प्रभाव से अगले वर्ष 31 मार्च तक लागू रहेगा। स्टॉक सीमा की मात्रा सभी इकाइयों के लिए अलग अलग निर्धारित की गई। व्यापारी एवं थोक विक्रेताओं के लिए अधिकतम 3000 टन, खुदरा दुकानों के लिए 10 टन एवं बड़ी श्रृंखला के खुदरा विक्रय केंद्रों और दुकानों के लिए 10 टन भंडारण की छूट दी गई है। प्रसंस्करण के काम में लगे कारोबारी चालू वित्त वर्ष के बाकी महीनों के लिए अपनी कुल वार्षिक क्षमता का 70% गेहूं रख सकते हैं। सभी कारोबारियों को खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग की पोर्टल पर नियमित रूप से प्रत्येक शुक्रवार को गेहूं भंडारण की जानकारी अपडेट करनी होगी। और भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक अच्छी खबर है। देश के चालू खाते में इस साल जनवरी-मार्च तिमाही सरप्लस की स्थिति में रहा है, जिसका आंकड़ा 5.7 अरब डॉलर रहा, जो सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी का 0.6% है। आरबीआई ने कहा है कि वित्त वर्ष 2022-23 में चालू खाता घाटा 67 अरब डॉलर या जीडीपी के 2% से घटकर वित्त वर्ष 2023-24 में 23.2 अरब डॉलर, जीडीपी का 0.6% हो गया। पिछले वित्त वर्ष की मार्च तिमाही में वस्तु व्यापार घाटा 50.9 अरब डॉलर रहा, जो एक साल पहले की समान अवधि में 52.6 अरब डॉलर से कम है। केंद्रीय बैंक ने कहा है कि इस खंड में 4.1% वृद्धि होने से देश की शुद्ध सेवा प्राप्तियां 42.7 अरब डॉलर रहीं, जो एक साल पहले 39.1 अरब डॉलर से अधिक है। इससे चालू खाते को सरप्लस की स्थिति में लाने में मदद मिली है। आरबीआई की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक प्राथमिक आय खाते पर नेट आउटफ्लो, जो मुख्य रूप से निवेश आय के भुगतान को दर्शाता है, एक साल पहले के 12.6 अरब डॉलर से बढ़कर 14.8 अरब डॉलर हो गया। वित्त वर्ष 2023-24 में देश के विदेशी मुद्रा भंडार में 63.7 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है। भारत आज से 27 जून 2024 तक नई दिल्ली में चीनी सेक्टर में एक वैश्विक कार्यक्रम
ISO परिषद बैठक की मेजबानी करेगा। चीनी और जैव ईंधन सेक्टर के महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए 30 से अधिक देशों के प्रतिनिधि और कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। आपको बता दें कि भारत विश्व का सबसे बड़ा उपभोक्ता और चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इसलिए ISO परिषद ने भारत को 2024 के लिए संगठन का अध्यक्ष नामित किया। इस कड़ी में 24 जून 2024 को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक अनाज आधारित डिस्टिलरी में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों के औद्योगिक दौरे के साथ कार्यक्रम की श्रृंखला शुरू की गई। आज भारत मंडपम में चीनी एवं जैव ईंधन उभरते परिदृश्य विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री प्रहलाद जोशी इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक पहल वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन को सुदृढ़ यानी कि मजबूत बनाना है, जो कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के प्रयास के रूप में विश्व में टिकाऊ जैव ईंधन के विकास और उसे ज्यादा से ज्यादा अपनाने के लिए बढ़ावा देने के मकसद से दुनिया के देशों को एकजुट लाता है। और INS सुनैना ने 22 जून 2024 को मॉरिशस के पोर्ट लुई की अपनी यात्रा संपन्न की। 2 दिवसीय यात्रा के दौरान अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर संयुक्त योग सत्र और खेल कार्यक्रमों में भारतीय नौसेना और मॉरिशस राष्ट्रीय तट रक्षक कर्मियों ने हिस्सा लिया। जहाज के दौरे के दौरान INS सुनैना के कमांडिंग ऑफिसर कमांडर प्रभात रंजन मिश्रा ने भारतीय उच्चायुक्त के नंदिनी सिंगला और MPF के पुलिस आयुक्त अनिल कुमार से मुलाकात की। परस्पर बातचीत में समुद्री सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं पर परिचालन सहयोग और विश्वास निर्माण उपायों को रेखांकित किया गया। INS सुनैना की मॉरिशस यात्रा दोनों समुद्री देशों के बीच मित्रता और अंतर पारस्परिकता के घनिष्ठ संबंध की पुष्टि करती है। और अब खबर खेल जगत से। टीम इंडिया ने अपने आखिरी सुपर 8 मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को 24 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। टीम 5वीं बार T20 विश्व कप के टॉप 4 में पहुंची है। वेस्टइंडीज के सेंट लूसिया में सोमवार को ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने 41 गेंद पर 92 रन की पारी खेलकर ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों को पस्त कर दिया। उन्होंने 7 चौके और 8 छक्कों की मदद से 224 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की। एक वक्त उनका स्ट्राइक रेट 300 तक पहुंच गया था। रोहित T20 वर्ल्ड कप में सबसे तेज सेंचुरी बनाने से चूक गए, हालांकि सबसे तेज हाफ सेंचुरी जमाई। रोहित के अलावा सूर्य कुमार 31, शिवम दुबे 28 और हार्दिक पांड्या 27 ने टीम का स्कोर 205 तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। टीम ने इस T20 वर्ल्ड कप में पहली बार 200 प्लस का स्कोर खड़ा किया है। ऑस्ट्रेलिया की ओर से जोश हेजलवुड ने 4 ओवर में सिर्फ 14 रन दिए और 1 विकेट लिया। हेजलवुड के अलावा हर बॉलर 10 प्रति ओवर से ज्यादा रन दिए। रन चेंज में ऑस्ट्रेलिया ने 13 ओवर में 2 विकेट पर 128 रन बनाकर दमदार शुरुआत की। इसके बाद आखिरी के 7 ओवर्स में भारतीय गेंदबाजों ने जोरदार वापसी की और कंगारुओं को 20 ओवर में 181 के स्कोर पर रोक दिया। अब सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड से 27 जून रात 8 बजे गयाना के मैदान पर खेला जाएगा। आज 25 जून है। आइए एक नजर डालते हैं क्यों खास है 25 जून का दिन इतिहास में। 25 जून साल 1975 की रात स्वतंत्र भारत के इतिहास में लगे आपातकाल को लोकतंत्र के काले अध्याय के रूप में याद किया जाता है। आपातकाल में चुनाव स्थगित हो गए थे और देश में सरकार ने नागरिकों के अधिकारों पर अंकुश लगा दिया था।
12 जून साल 1975 को ही इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी का चुनाव निरस्त कर उन पर 6 साल तक चुनाव न लड़ने का प्रतिबंध लगा दिया और उनके प्रतिद्वंदी राजनारायण को विजयी घोषित कर दिया। राजनारायण की दलील थी कि इंदिरा गांधी ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर तय सीमा से अधिक रुपया खर्च किया और मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए गलत तरीकों का इस्तेमाल किया। तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने इंदिरा गांधी के कहने पर आपातकाल की घोषणा कर दी थी। 25 जून साल 1908 को सुचेता कृपलानी का जन्म हरियाणा के अंबाला में हुआ। ये देश की पहली महिला मुख्यमंत्री रहीं। साल 1963 में इन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद का कार्यभार संभाला। सुचेता बतौर स्वतंत्रता सेनानी महिलाओं की पथ प्रदर्शक होने के साथ ही भारतीय संविधान निर्माता सदस्यों में से एक थीं। इन्होंने तमाम युवाओं को राजनीति में आने के लिए प्रेरित किया। सुचेता स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जेल भी गईं और 14 अगस्त 1947 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के ऐतिहासिक भाषण से पहले उन्होंने राष्ट्रगान गाया था। बर्फीली ऊंचाइयों से लेकर उबड़ खाबड़ इलाकों, रेतीले इलाकों तक हर जगह भारतीय सेना के जवान अपनी बहादुरी और जज्बे के साथ तैनात हैं। आइए चलते चलते आपको दिखाते हैं भारतीय सैन्य प्रशिक्षण से जुड़ा ये वीडियो। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।